हेलो दोस्तों, ये हमारा बीएससी का 5वां लेक्चर है। आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एडमिशन से रिलेटेड है। और ये जो एडमिशन है इसमें धारा 15 से लेकर 25 तक के प्रावधान जो कि एडमिशन दोनों से रिलेटेड हैं। और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें धारा 17 से लेकर 31 तक के जो प्रावधान थे एडमिशन से रिलेटेड थे। तो एडमिशन जो होता है इसको एडमिशन को तो परिभाषित इसमें किया गया है, ठीक है ना, कन्फेशन को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनको हम पढ़ेंगे और इसमें केस लॉ भी पढ़ेंगे साथ में, चाहे वो लेटेस्ट केस लॉ हो या लीडिंग केस लॉ हो। तो कोशिश करेंगे कि एडमिशन वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक, क्योंकि जो एडमिशन से रिलेटेड इसमें जो भी चैप्टर है ना वो पूरा प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट है। और मेंस में तो आता ही क्वेश्चन है कि एडमिशन से रिलेटेड और जो कन्फेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और प्री से रिलेटेड भी इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बनते हैं। तो पढ़ते हैं एडमिशन होती क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। एडमिशन की डेफिनेशन धारा 15 में दी हुई है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 थी है। इसमें डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि जो एडमिशन है, जो स्वीकृति है, वो मौखिक भी हो सकती है या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तीनों में से किसी भी तरीके से वो हो सकती है। और तीनों ही तरीके से किया गया वो कोई भी स्टेटमेंट होता है जो किसी फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड यानी किसी विवादित तथ्य से रिलेटेड यानी सीधा जो घटना से संबंधित होता है या फिर सुसंगत तथ्य से संबंधित, इनके बारे में कोई भी अनुमान वो देता है ना, जिससे किसी अनुमान पर पहुंचा जा सकता है। तो कोई अनुमान निकलता है जिससे, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में, तो उन व्यक्तियों के बारे में और उन परिस्थितियों के बारे में जो नीचे बताया गया है 15 के बाद में जो 16, 17, 18 जो सेक्शन है उनके अधीन जो बताया गया है उनमें जो वर्णित है वो एडमिशन माना जाता है, ठीक है ना। तो एडमिशन की डेफिनेशन सिंपली आपको आ गई होगी समझ में कि वो ओरली भी हो सकता है ना, या फिर डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट है जो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हो या जो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, इन दोनों के ही बारे में कोई भी वो अनुमान इंगित करता है का मतलब होता है जो सजेस्ट करता है, इन्फेरेंस को अनुमान मतलब निकलता है जिससे, और जो इन व्यक्तियों के द्वारा और इन परिस्थितियों में किया गया है जो 16, 17, 18 में दी गई है। तो अब ये 16 क्या कहती है, 16 में और 17 में और 18 में क्या दिया हुआ है? 16 कहती है कि जो धारा 16 है वो कहती है कि कार्यवाही के पक्षकार या उसके एजेंट के द्वारा जो एडमिशन है वो, यानी ये जो धारा 17 है आप ये हो गई 18 है आपकी, कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति, यानी वे कथन स्वीकृतियां हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट वो एडमिशन है जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने, है ना, या फिर किसी पक्षकार के एजेंट ने किया है। तो इसमें पक्षकार आते हैं कार्यवाही के और एजेंट आते हैं उनके, जिसे मामले की परिस्थितियों में, तो किन परिस्थितियों में, है ना, परिस्थिति यहाँ पे दी हुई है, जिसे मामले की परिस्थितियों में कोर्ट उन स्टेटमेंट्स को करने के लिए उस पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त रूप से यानी एक्सप्रेसली या फिर विवक्षित रूप से यानी इम्प्लाइड तरीके से पक्षकार के द्वारा प्राधिकृत किया हुआ उसे मानता है, ऑथराइज्ड मानता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड मानता है कि इसे पार्टी ने जो है वो ऑथराइज्ड किया है। तो कार्रवाई के पक्षकार और पक्षकार के एजेंट, एजेंट जिसे मामले की परिस्थिति में यानी किस परिस्थिति में वो एजेंट जो है वो एडमिशन कर रहा है उस कंडीशन में। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि वे कथन जो है वो एडमिशन है जो वाद के, या वाद नहीं है ये वाद है यानी सूट जो होता है वाद के, तो वे कथन एडमिशन है जो वाद के ऐसे पक्षकारों के द्वारा, पार्टीज के द्वारा जो प्रातिनिधिक हैसियत में मतलब रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में वाद लेके आ रहे हों,
वाद ला रहे हों, या फिर जिन पर रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में वाद लाया जा रहा हो, यानी चाहे तो उनके द्वारा वाद लाया जा रहा हो या उनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा हो, ठीक है ना, प्रतिनिधिक हैसियत में। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति जब केस चल रहा होता है तो वो मर जाता है, तो अब ये केस तो बंद, सिविल जैसे मैटर होते हैं वहां कोई व्यक्ति मर जाता है, तो अब उसके सिविल हो या क्रिमिनल मतलब, तो अब क्या है, उनके प्रतिनिधि तो आएंगे उस केस में, उनको पार्टी बनाया जाता है। तो या तो ऐसे ही चाहे तो वो वादी हो, प्लेंटिफ हो, या फिर वो डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी हो, तो दोनों ही तरफ से जो है अगर वो मर जाता है तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस पार्टी में पक्षकार बना दिए जाते हैं। तो वाद के ऐसे पक्षकारों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव हैसियत में वाद लेके आ रहे हों, या फिर जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, जब तक कि वे उस समय ना किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता है, वो स्वीकृतियां नहीं है। तो यानी पक्षकार को वो हैसियत धारण करना चाहिए, उसी हैसियत में ही तो लाएंगे वो, है ना। तो सेम सेम हैसियत में जो है वो केस मतलब सूट जो वो फाइल करेंगे। हैसियत मतलब उनका जो करेक्टर है, उनका जो वहां पे जो जिस भी हैसियत में वो लेके आ रहे हैं, मतलब अगर वो उस टाइम पे जैसे कोई केस होता है तो वहां पे वो कब्जाधारी है ना, या मालिक है किसी संपत्ति के मामले में, तो जो हैसियत वो धारण करता है वहां पर उसके संबंध में। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा था कि वे कथन एडमिशन है जो, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि और कौन से कथन स्टेट जो एडमिशन है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कथन किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में, यानी जो वो पर्सन जो प्रोप्राइटरी या पेकुनरी इंटरेस्ट रखते हैं प्रॉपर्टी में, है ना, कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित रखते हैं, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वे कथन करते हैं। तो यहाँ पे हित रख रहे हैं तो वो क्या हो गया, उनका हित संबंधी व्यक्ति हो गए वो। अब हित उनका किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो संपत्ति संबंधी हो यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या फिर उनका पेकुनरी रिलेटेड हो यानी धन संबंधी हित हो, ठीक है ना। उसके बाद में और कौन व्यक्ति हैं और किन के द्वारा स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन माना जाता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कथन किए जाते हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का जो पार्टीज होती है वाद जो किसी केस में वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो एक ये हो गए कि वाद की विषय वस्तु में अपना हित उत्पन्न हुआ है, अपना मतलब पक्षकारों का हित जो है वो उत्पन्न हुआ है जिनके द्वारा, और यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं। तो जब केस चल रहा था और जब कोई ऐसा हित जो है उत्पन्न हुआ है, हित उत्पन्न होने का मतलब जो होता है कि किसी भी पार्टी का किसी वाद में कोई भी उसमें हित होना, यानी कब्जा निश्चित हो जाना, या कोई जो है वहां रिलेशन जो है निश्चित हो जाना किसी पक्षकार का किसी जो है संपत्ति से या किसी व्यक्ति से रिलेशन निश्चित हो जाना कि हाँ इनके बीच में ये संबंध है ना, जैसे वसीयत के मामलों में देखते हैं, ठीक, या कब्जे के मामले होते हैं, कोई भी है इस तरह के केस जो चलते हैं सिविल मैटर में, उनसे रिलेटेड ज्यादातर ये प्रोविजन जो है वो मैच करते हैं। तो ये 18 जो 16 वाली है प्रोविजन ये वो हो गए। अब उसके बाद में 17 सेक्शन है ना, 15 में डेफिनेशन थी एडमिशन की, उन्होंने कहा 16, 17, 18 में जो व्यक्ति और परिस्थिति, तो 16 हो गई हमारी, अब 17 है। 17 में किन व्यक्तियों के द्वारा है, तो 17 कहती है उन व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन जिनकी स्थिति यानी जिनकी पोजीशन वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। तो एक तो पक्षकार के भाई ए और बी हो गए ना, अब ये पार्टी हैं, एक तो हो गया ये अपने पक्ष में जो अपने बयान या गवाह वगैरह साक्षी वगैरह लेके आता है ना, और एक होता है इसके विरुद्ध यानी इनके विरुद्ध उसको साबित किया जाना है।
तो ये क्या कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व, यानी चाहे तो वो पोजीशन है या लायबिलिटी है, वो साबित करना आवश्यक है, तो वे कथन क्या कहलाते हैं? एडमिशन कहलाते हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व, स्टेटस या लायबिलिटी के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते, रिलीवेंट होते, और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति यानी ऐसा स्टेटस, ऐसी पोजीशन ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है, लायबिलिटी के अधीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप किसी व्यक्ति के यानी पक्षकार के विरुद्ध जब आप कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एडमिशन की जाती है तो वो रिलीवेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, और उनसे जो संबंधित यहाँ पे स्थिति और दायित्व है उनके संबंध में होनी चाहिए, यानी जो भी उसकी पोजीशन है, लायबिलिटी है, उसके संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसको साबित किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ पे इसके संबंध में बात करता है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो बात करता है धारा 18, यानी जो धारा 20 आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की है। वाद के पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों का उनके द्वारा जो एडमिशन की जाती है, यानी अब एक्सप्रेसली रेफर्ड किया गया है पक्षकार को, किसके द्वारा? पार्टी के द्वारा। तो पार्टी के द्वारा किसी व्यक्ति को यहां पर रेफर्ड किया जाता है एक्सप्रेसली, तो वे जिसके लिए मतलब जिस व्यक्ति के संबंध में उसको रेफर किया गया है पक्ष पार्टी को, व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो कथन किया जाता है वो एडमिशन माना जाता है। यानी वे कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, रेफर किया है, तो इसको बोलते हैं, जब रेफर कर रहे हैं ना तो इसको बोलते हैं रेफरी के स्टेटमेंट, रेफरी के कथन। रेफरी के स्टेटमेंट जो है ये कहलाते हैं धारा 20 में। यानी इसको इलस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न ये है कि क्या ए के द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा जो है वो अच्छा है। अब बी को बेचा है, यानी बी जो है क्या है वो क्रेता है, परचेजर है। तो बी से ए कहता है कि जाकर सी से पूछ लो, तो ये रेफरी हो गया। अब सी यहाँ पर, तो सी इस बारे में जो कुछ भी जानता है, मतलब सब कुछ जानता है, वो बी से उसने कही थी। अब सी का ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? एडमिशन होगा। यानी कोई भी घटना से संबंधित जो वाद की विषय वस्तु से संबंधित जो भी विवाद रहता है, वाद की विषय वस्तु से संबंधित जो भी विवाद रहता है, उस विषय वस्तु से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं, ये तो लॉ की भाषा हो गई कि उनके विरुद्ध साबित किया जाना आवश्यक है, उनके हित प्रतिनिधि। वाद की विषय वस्तु से संबंधित, उस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है, उन सबके बयान जो होते हैं वो एडमिशन माने जाते हैं। सिर्फ किसको छोड़कर? अभियुक्त के जो अपराध की कबूल करने को छोड़कर। ऐसा नहीं कि अभियुक्त के सारे स्टेटमेंट को छोड़कर, अभियुक्त के द्वारा भी यहाँ पे जो एडमिशन किया जाता है, ठीक है ना, और एक अभियुक्त के द्वारा कन्फेशन भी किया जाता है। तो अगर अभियुक्त केवल अपराध को कबूल कर देता है, गुनाह कबूल कर लेता है अपना, तो वो कन्फेशन बन जाता है। और अभियुक्त उस घटना के संबंध में कोई भी जानकारी अगर देता है और अदरवाइज, तो वो क्या होती है? वो एडमिशन ही होती है, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपके 16, 17, 18 तक ये एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजन हो गए। अब इसमें जो बात आती है मेंस के हिसाब से, जैसे हमने कहा ना कि वे एडमिशन क्या है, कौन कर सकता है एडमिशन, तो इसके संबंध में अब इसको मेंस के हिसाब से थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्री के हिसाब से तो ये इतना हो गया कि 16 में क्या दिया हुआ है, 17 में क्या, 18 में क्या, 15 में क्या है। तो यहां से ये तो बात हो गई इतनी। अब उसके बाद में अगर हम देखें कि अब एक जगह ही मर्ज करते हैं,
कि एडमिशन कौन कर सकता है। तो एडमिशन में आपने देखा कि एक तो कार्यवाही के जो पक्षकार जो होते हैं वो कर सकते हैं, कार्यवाही के पक्षकार यानी जो पार्टीज होती हैं प्रोसीडिंग से रिलेटेड। और दूसरा होता है जो ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं, प्राधिकृत जो अभिकर्ता होता है यानी ऑथराइज्ड एजेंट जो होते हैं उनके द्वारा जो पार्टी होती है वो ऑथराइज्ड करती है एजेंट को एडमिशन के लिए। तीसरा जो प्रतिनिधि की तरफ से आते हैं, प्रतिनिधि की हैसियत से जो है ना, तो प्रतिनिधि की हैसियत से जो आते हैं यानी प्रतिनिधि जो बनते हैं वो हो गए। तीसरे में उसके बाद में जो कार्यवाही से हितबद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा, हितबद्ध व्यक्ति मतलब जो कि इंटरेस्टेड होते हैं पर्सन जो है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। और उसके बाद में जो हक बताने वाले व्यक्ति होते हैं, हक बताने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना, यानी जो टाइटल से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं। और उसके बाद में आता है थर्ड पर्सन यानी पर व्यक्ति जो रेफरी वाला था, पर व्यक्तियों के कथन, ठीक। या फिर इसमें मध्यस्थ जो होते हैं, मध्यस्थ के कथन, ये इन व्यक्तियों के द्वारा जो किए गए कथन होते हैं वो क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एडमिशन से रिलेटेड हो गया। अब उसके बाद में यहां पर जो हित होता है ना, जैसे जो हितबद्ध व्यक्ति होता है जिसका हित जुड़ा होता है वाद की विषय वस्तु में, अब वो हित जो होता है वो किसी कई प्रकार से जो उसमें हित हो सकता है। जैसे व्यक्तियों में संविदात्मक संबंध जो होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं। जैसे जो धारा आपकी उसमें दी हुई है 16 में जो दिया हुआ है ना हितबद्ध व्यक्ति से संबंधित, तो उसमें ब्लड से रिलेटेड हो सकते हैं, या जो लीगल रिलेशन जिनमें होते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटर और जो वसीयत वाला जो होता है, वसीयतकर्ता जो होता है उसका संबंध जो होता है, संपत्ति संबंधी हित होते हैं, है ना। पट्टाकर्ता होता है, पट्टेदार होता है, बंधककर्ता होता है, बंधकदार होता है, दाता दाता विक्रेता क्रेता, इन सब के जो है वो हित, ये संपत्ति संबंधी हित होते हैं। उसके बाद में यहां पर जो अब क्वेश्चन बनता है वो है कि जो सिक्योरिटी यहां पे जो की जाती है इसके संबंध में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो स्वीकृति इन्होंने की है, जो एडमिशन की है इन्होंने, क्या ये उनके विरुद्ध साबित की जा सकती है या उनकी ओर से साबित की जा सकती है। भाई उन्होंने अपनी कोई बात कही, अब वो बात सही है या नहीं है ना, तो क्या वही अपनी ही बात को जो है साबित कर सकते हैं कि मैंने जो कही है वो बात वो सही है, या फिर उनकी बात को विरोधी पक्षकार ये साबित करेगा कि इनकी बात जो वो सही नहीं है। तो जब वो अपनी ही बात को साबित जो करने के लिए कहते हैं तो वो बोलते हैं कि व्यक्तियों का जो ये जिनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, एडमिशन जो दी गई है, उसे वो व्यक्ति साबित नहीं कर सकते अपनी बात को, ठीक है ना। ये उनके विरुद्ध ही साबित की जा सकती है, विरुद्ध ही साबित की जा सकती है, मतलब दूसरा पक्षकार उनकी बात को गलत साबित करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो धारा 19 है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 21 थी, ये कहती है कि एडमिशंस का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, ये 3 कंडीशन इनको बता रही है। लेकिन कह क्या रही है सेक्शन ये कह रही है कि जो एडमिशन है उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध ही वो रिलीवेंट है और उनके विरुद्ध ही वो साबित की जा सकती है, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से या फिर उनके हित प्रतिनिधि के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऐसे करके बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा साबित नहीं की जा सकती, ये कह रहा है ये। तो उनके विरुद्ध साबित की जा सकती है, लेकिन उनकी ओर से या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ कंडीशन है
निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय। अब कुछ कंडीशन इसमें दे रखी है नीचे, जिन कंडीशन में वे एडमिशन करने वाले व्यक्ति भी, यानी उनके द्वारा या उनकी ओर से भी या उनके हित प्रतिनिधि के द्वारा भी उनको साबित किया जा सकता है, यानी जो उन्होंने बात कही है वो बात वो सही है, इसको वो साबित कर सकते हैं खुद ही। कब साबित कर सकते हैं? उसकी 3 कंडीशन यहां पर दे रखी हैं। पहली कंडीशन इसमें यह कह रहा है कि कोई जो स्वीकृति है उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है जब वह इस नेचर की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 26 के अधीन सुसंगत होती। धारा 26 मतलब जो 32(1) है आपका, 32 है मृत्युकालिक कथन के संबंध में, डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में, तो वहां पर वो रिलीवेंट होती है ना। तो ये बात जो है धारा जो है वो 19 कह रही है। दूसरी कब कंडीशन है? जब वो उनके द्वारा उसको साबित किया जा सकता है, करने वाले व्यक्ति के द्वारा। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई जो एडमिशन है उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है जब वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्यक है, ये विवाद्यक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब वह मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी या ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनधिसंभाव्य कर देता है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये है आपकी धारा 12 जो 14 है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इस धारा 12-14 के अधीन जो है, जैसे मान के चलो उसका इंटेंशन है तो वो अपने इंटेंशन को यहाँ पे साबित कर सकता है कि मेरा इंटेंशन नहीं था ये काम करने का, अपने नॉलेज को, नेग्लिजेंस को, गुड फेथ को, इन सब के संबंध में, या अपने कंडक्ट के बारे में, जैसे जो धारा 8 के अधीन कंडक्ट से संबंधित है, यानी अपने आचरण के संबंध में, और ऐसा आचरण जो उसकी असत्यता को अनधिसंभाव्य कर दे, है ना। असत्यता को, असत्य का मतलब उसके झूठ को वो अनधिसंभाव्य यानी वो क्या कर दे, इम्प्रोबेबल जो होता है वो साबित कर दे, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन इसमें ये हो गई। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि कब साबित कर सकता है? कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकती है यदि वह एडमिशन के रूप में नहीं है बल्कि वो अन्यथा सुसंगत है। अन्यथा सुसंगत वही जो धारा हम पढ़ते हैं 3 से लेकर के जो 50 वाले जो प्रोविजन है उसके अधीन, वहां पर इसको साबित कर सकता है। जैसे हम धारा 5 से 55 तक के अधीन पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, है ना, चाहे वो पूरी 6 जो 3 के अधीन, 4 के अधीन, 5 के अधीन, 6 के अधीन कोई भी ये सेक्शन है, यानी जैसे अगर वो रेस जेस्टे के रूप में है वहां साबित कर सकता है ना, या फिर वो आपके एमपीसी है, यानी जो धारा 6 में है एमपीसी, यानी मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, उसके अधीन इस तरह से उनको साबित किया जा सकता है। तो अपने पक्ष में या उसकी ओर से उसको स्वीकृति के रूप में तो नहीं, लेकिन अगर वो अन्यथा रिलीवेंट है तो उसको वो साबित कर सकता है। तो इसके संबंध में अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में प्रश्न ये है कि अमुक विलेख यानी कोई जो डीड है आपका वो कूटरचित है। कूटरचित मतलब जो वो फॉर्ज्ड है डीड आपका। तो ए और बी के बीच में क्वेश्चन ये है कि कोई डीड है, क्या वो कूटरचित है या नहीं है। तो ए ने एक्सेप्ट किया कि वो असली है, बी ने एक्सेप्ट किया कि वो कूटरचित है यानी फॉर्ज्ड है, ठीक है ना। तो बी मना कर रहा है, ए ने जो कहा कि वो असली है। अब बी का एक दूसरे के विरुद्ध उनके स्टेटमेंट को साबित कर सकते हैं कि बी का कोई कथन ऐसा हो जिसमें ये लिखा हो कि डीड जो वो असली है, तो उसको ए साबित कर सकता है। ऐसे ही ए का कोई भी स्टेटमेंट जिसमें ये है कि डीड कूटरचित है, यानी अगर जिसने कहा असली है उसके विरुद्ध कोई ऐसा एविडेंस दे दो कि वो कूटरचित है। ऐसे ही जिसने ये कहा कि वो फॉर्ज्ड है तो कोई ऐसा एविडेंस दे दो कि जिसमें वो दिखे कि वो असली है। तो एक दूसरे के विरुद्ध उनको साबित कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे ये जो प्रोवाइजो आ गए थे 3, जो धारा 19 वाले जो कंडीशन है कि किंतु ए
अपना यह कथन की विलेख असली है वो साबित नहीं कर सकता, और ना ही बी अपना ये स्टेटमेंट की जो डीड है वो फॉर्ज्ड है वो साबित कर सकता है। ठीक है ना, अगर वो धारा 19 के ये जो 3 कंडीशन है इनके अंतर्गत में नहीं आता है तब। ठीक है ना, ऐसे ही ये वाला इलस्ट्रेशन है कि किसी पोत के कप्तान ए का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने, है ना, जो कैप्टन है शिप का वो कास्टिंग हर अवे ट्राइड किया जा रहा है, उसका विचारण किया जा रहा है कास्टिंग करने के लिए। संत्यक्त होता है जैसे उसको त्याग देना, छोड़ देना, उसको पोत को मतलब किसी एक दिशा में चलने देना। पोत मतलब शिप, उसके लिए उसका ट्रायल किया जा रहा है। अब ये दर्शाने के लिए एविडेंस दिया जाता है कि पोत जो है यानी शिप अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। ठीक, अब ये उसके जो पोत का स्वामी है, शिप का जो जहाज का मालिक है, उसने कही जहाज के कप्तान के विरुद्ध। इसमें तो कप्तान, जहाज का जो कप्तान है, कैप्टन है, उसके विरुद्ध वर्सेस जो इसका जहाज का मालिक है, क्योंकि उसका तो नुकसान हो गया ना, जहाज डूब गया, तो अब इसके विरुद्ध चल रहा है। तो मालिक ने ये कहा कि जो जहाज था वो अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था। अब इसमें जो कप्तान था यानी ए जो है वो क्या है कि वो अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है। यानी जब भी वो जहाज को लेके जाया करता था तो अपने पास में एक पुस्तक रखता था, एक डायरी रखता था, जिसमें वे संप्रेक्षण दर्शित हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या है उसमें लिखे जाते थे उस डायरी में, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन प्रतिदिन किए गए थे। यानी वो रोजाना जब भी उसको लेके जाता था, रोजाना जो भी रूट उसका होता था उस डायरी में वो लिख लेता था, और जिनसे यह दर्शित होता है कि जो जहाज है वो अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। तो उस डायरी में उसका रूट लिखा हुआ था, और हर बार जब भी वो लेके जाता था वही उस डायरी में लिखा रहता था, लिखता था। तो अब इस बार भी उसने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो रूट लिखा था वो अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। अब ए इन कथनों को साबित कर सकता है जो डायरी में लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो मर जाता यानी उसकी मृत्यु हो जाती तो वे जो स्टेटमेंट थे, जो डायरी के कथन थे, वो मृत्युकालिक कथन के रूप में वो एडमिसिबल हो जाते, कारोबार के डायन डिक्लेरेशन नहीं, बिजनेस के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में जो है कोर्स ऑफ बिजनेस के अधीन वो एडमिसिबल हो जाते। ठीक है ना, तो यहां पर ये इलस्ट्रेशन इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, अब एक यहां पर है ये जो 19 के जो वो चल रहे हैं ना कंडीशंस, कब उन्हें अपने पक्ष में वो साबित कर सकता है। तो ये जो सी वाला इलस्ट्रेशन था वो भी यही था कि अपने पक्ष में साबित कर सकता है, जहां पे वो 26 के अधीन वो एडमिसिबल है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये भी है जो उसमें था कंडीशन कि उसकी मन की या शरीर की ऐसी दशा या उसके आचरण, तो यहाँ पर ये इसी से रिलेटेड है जो उसके आचरण को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि ए चुराए हुए माल को ये जानते हुए कि वो चुराया हुआ है उसे प्राप्त करने का अभियुक्त है। यानी ए के खिलाफ में ये केस लगा कि इन्होंने चुराया हुआ माल जो है, चोरी का माल जो इन्होंने रखा हुआ है। अब वह यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इनकार किया था। तो उस माल को अगर वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये चोरी का माल होता तो ये अगर इसकी कीमत 500 रुपए है तो मैं इसे 500 से कम में ही बेच देता ना। अगर चोरी का माल होता तो मैं 200-300 रुपए में भी इसको बेच देता, तो मैंने इसे 500 से कम में बेचा ही नहीं। तो यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं तथापि ए इन कथनों को साबित कर सकता है क्योंकि ये विवादक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं। तो उसके आचरण को ये स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना, कंडक्ट को। तो यहां पर ये आपका जो 19 वाला है, 19 की दोनों कंडीशन आपकी ये हो गई। तो एडमिशन के संबंध में ये प्रोविजन थे जो 15 से लेकर आपके 19 तक के प्रोविजन है एडमिशन के संबंध में, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो है एक केस है इसमें, वो भी आपको देख लेना है। वो क्या है, जुगल किशोर
वर्सेस स्टेट 1975 सुप्रीम कोर्ट, ये केस है। इस केस में क्या कहा था, इस केस में ये कहा था कि किसी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है उसके जो विरोधी पक्षकार जो होता है, जो एडवर्स पार्टी जो होती है, उस विरोधी पक्षकार के द्वारा ही साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उस खुद के द्वारा उसको जो है वो साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वो धारा 19 की, यानी पहले तो जब ये केस है उसके हिसाब से तो 21 बोला था कि धारा 19 की अगर वो 3 कंडीशंस नहीं है तब तक वह अपने पक्ष में उसको साबित नहीं कर सकता, विरोधी पक्षकार ही उसको साबित कर सकता है साक्ष्य के रूप में। तो ये इसमें बात कही गई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहां पर जो एडमिशन से रिलेटेड है, अब वो चीज आती है कि एडमिशन, देखो अंतर जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो एडमिशन कन्फेशन का, जब तक कन्फेशन खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें एक चीज, अब इससे जो रिलेटेड सेक्शन है एडमिशन से, वो है आपकी नेक्स्ट वाली सेक्शन धारा 20। धारा 20 क्या कहती है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में जो मौखिक स्वीकृतियां हैं वो कब रिलीवेंट मानी जाती हैं। यानी जो ओरल एडमिशन है, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड है, वो कब रिलीवेंट माना जाता है। तो इसके संबंध में धारा 20 कहती है, जो कि धारा 22 है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की, ठीक है ना। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी दस्तावेज की जो कंटेंट है, किसी डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है, उसके बारे में ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन वो तब तक रिलीवेंट नहीं माना जाता है यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार, यानी जो उन्हें अपने पक्ष में साबित करना चाहता है पक्षकार, वो ये ना दर्शा दे कि ऐसे डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसका सेकेंडरी एविडेंस देने का वह जो तस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है। तो या फिर जब तक वह पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो। यानी या तो वो ये दर्शा दे कि जो पार्टी है जो प्रपोज करना चाह रही है, प्रूव करने के लिए कि वो एंटाइटल्ड है, हकदार है, वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए ऐसे कंटेंट जो उस डॉक्यूमेंट में है उसके संबंध में, ठीक है ना। जो हेयर आफ्टर, यानी जो बाद में जो रूल दिए गए हैं उनके अधीन, उन जो बाद में जो रूल दिए गए हैं उनके अधीन का मतलब है जो धारा 60 में जो सेकेंडरी एविडेंस पेश किया जाता है, यानी जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 65 थी वो प्रेजेंट में 60 है, तो उसके अधीन सेकेंडरी एविडेंस पेश करने के जब तक वो हकदार नहीं है। दूसरा, जब तक वह पेश की गई डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी जेन्युइननेस, जेन्युइननेस का मतलब है उसका असली होना डॉक्यूमेंट का, वो क्या ना हो, प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, उसका प्रश्नगत ना हो, ठीक है ना। तो दो ही कंडीशन में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, एक सेकेंडरी एविडेंस वाली कंडीशन में और एक जब वो स्वयं ही वो दस्तावेज जो है वो वहां पर उसका असली होने के संबंध में क्वेश्चन हो, ठीक। तो ये जो है ना, बाकी क्योंकि ओरल एविडेंस को ये मना कर रही है, ओरल एविडेंस को धारा 20 जो वो मना क्यों कर रही है, क्योंकि ओरल एविडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डॉक्यूमेंट वाला जो है। तो जो धारा 19 है, धारा 20 जो है, तो वो क्या है, वो आपके सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम जो है वो धारा 20 में दिया हुआ है, क्योंकि देखो सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है उसको डॉक्यूमेंट के आधार पर ही, डॉक्यूमेंट के द्वारा ही उसको साबित करना, तो डॉक्यूमेंट को सबसे अच्छा साक्ष्य एविडेंस माना जाता है। इसलिए ये कह रही है कि ओरल एविडेंस दो ही कंडीशन में होगा, वरना ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को साबित करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि धारा जो 20 है वो सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड, तो ये आपका एडमिशन से रिलेटेड जो है वो चीजें हो गई। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्या कहती है एडमिशन के संबंध में, सिविल मामलों में
एडमिशन कब रिलीवेंट मानी जाती हैं। तो जो धारा 21 है, यानी जो धारा 23 आपके इंडियन एविडेंस एक्ट की थी, वो अब धारा 21 है और ये कहती है, ये सिविल मामलों से संबंधित है। एक तो आपको ये याद रखना है ना। दूसरा ये कहता है कि सिविल मामलों में जो एडमिशन होती है वो कब रिलीवेंट मानी जाती है। अभी तक तो हमने एडमिशन को पढ़ा था, एडमिशन वो चाहे क्रिमिनल मामले हैं चाहे वो सिविल मामले हैं। अब लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि सिविल मामले में एडमिशन को कब रिलीवेंट माना जाएगा, और फिर इसके बाद में आएगा कि क्रिमिनल मामले में कब रिलीवेंट माना जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब तक तो एडमिशन था, अब एडमिशन के बाद आएगा कि भैया वो एडमिशन कब रिलीवेंट है, ये बात आ गई। तो सिविल मामलों में कोई भी एडमिशन रिलीवेंट नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर हो, एक्सप्रेस कंडीशन पर हो कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। वो अगर इस एक्सप्रेस कंडीशन पर की गई है तो वो रिलीवेंट नहीं मानी जाएगी, है ना। या फिर ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई है, यानी ऐसी सर्कमस्टेंस के अधीन दी गई है जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि पार्टी जो है ना वो इस बात पर आपस में सहमत हो गई हैं कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो जैसे होता है ना कि किसी को आप जो है क्या करते हैं, किसी को मना के, किसी को रुपए पैसे देकर, उसे कोई लाभ देकर उससे जो है कोई भी बात जो वहां गवाह बना देते हैं, तो वो तो परस्पर वहां पर या फिर खुद पार्टी ही आपस में इस बात को सहमत हो जाए कि तू ये बात कबूल कर ले और तुम ये बात जो कबूल कर लो, कोई भी बात फैक्ट से रिलेटेड जो होगी, है ना। या फिर कोई फैक्ट नहीं पेश करना है उसके संबंध में, तो वो रिलीवेंट जो बातें नहीं मानी जाती हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं। तो इसके संबंध में ये बात कही गई है। अब यहां पर जो ये कहता है एक्सप्लेनेशन, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को, है ना, जो एडवोकेट है उसको किसी ऐसी बात का एविडेंस देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका एविडेंस देने के लिए धारा 132 यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 126 उसकी उपधारा 1 और 2 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। तो यहां पर यह कहना चाह रहा है कि अधिवक्ता को ऐसी बात का एविडेंस देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी, यानी अधिवक्ता ऐसी बात का एविडेंस यहां पर दे सकता है, ठीक है ना। ये धारा ये नहीं करी कि उसको ये छूट दिया जा सकता है अधिवक्ता को। अगर उसको 132 के अधीन उसको विवश किया जा सकता है तो उसको वहां पर बुलाया जा सकता है ना। और वहां पर अगर 126 अगर ये वहां पर मना करती है, जो उसके आपस में जो क्लाइंट के और एडवोकेट के जो बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन जो होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बताने के लिए कोर्ट में विवश नहीं किया जा सकता है। तो वो जो कंडीशन दी हुई है उसमें कि इन कंडीशन में ही उनको जो है विवश किया जा सकता है या बताया जा सकता है, तो जो उसमें अपवाद के रूप में दे रखे हैं, एक तो वो हो गए वहां पर विवश किया जा सकता है ना। तो अधिवक्ता उनको जो है वो बता सकता है सिविल मामले में, ठीक है ना। तो ये आपका धारा 21 जो है हो गया कंप्लीट। अब ये आपराधिक मामलों में चूंकि 21 जो वो लागू नहीं होती है, सिविल मामलों में होती है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आपका हो गया। अब जो इससे रिलेटेड सिविल मामले से रिलेटेड है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फेशन से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ही आप जो है अब चूंकि हमने पढ़ लिया धारा 15 से लेकर धारा 21 तक के प्रोविजन, ठीक है ना। तो ये यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो कन्फेशन से रिलेटेड लेके आएंगे। देखो इसमें क्या है कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ही है, बहुत लंबी लंबी जो है सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो बातें नहीं दी हुई हैं वो भी जो बताई जा रही हैं, केस लॉ है तो वो भी बताया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो जो इतनी लंबी हो रही है, ठीक है ना। बाकी आप इसको अगर स्पीड में देखोगे 1.5 1.25 में तो वो और आपकी जल्दी से कवर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कन्फेशन को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।